हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 अप्रैल और आज के इस वीडियो में है 14 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ये वीडी सावरकर की जयंती को वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी 28 मई को। अभी केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण लॉन्च किया है। डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथी गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य बना है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश बताया गया है तिब्बत को। आईपीएल में 100 सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है ये सुखोई 30 MKI विमान जो कि फाइटर जेट है, इसमें उड़ान भरने वाली देश की तीसरी राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ये उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं। ये हमने कल पढ़ा था 13 अप्रैल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की शुरुआत की है? तो इसमें से देखिए अडानी पावर ने रिसेंटली बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की शुरुआत कर दी है। अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड के गोड्डा में एक नया बिजली संयंत्र स्थापित किया है जिसकी क्षमता जो की है 1600 मेगावाट की है और इसी से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। ये इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक नया राष्ट्र उभर करके आया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर कब हुआ था? 1971 में। इसी के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है ये हो जाएंगी शेख हसीना और रिसेंटली यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं इनका नाम क्या हो जाएगा? शाहबुद्दीन चुप्पू। एक एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करोगे तो संप्रति एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। इसके अलावा 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस घोषित किया गया। और कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यदि आप रिलेट करोगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली, ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 महीने पुरानी ही न्यूज़ है, ऐतिहासिक कुशियारा रिवर को लेकर के समझौता है जो कि हुआ था। अभी हाल फिलहाल में मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी मैंने आप लोगों को बताई है। मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है, इसलिए आप इसे एडिशनल तौर पर रिलेट कर सकते हो। अदर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ रिलायंस पावर लिखा हुआ है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रिलेट करूंगी क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप के ही द्वारा अभी हाल ही में करईकल पोर्ट कहाँ है? तो ये पुदुचेरी में है जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है। हालांकि एक और पोर्ट है इजराइल का जिसका नाम हाइफर पोर्ट है, उसका भी अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। टाटा पावर से क्या रिलेट करोगे? देखो रतन टाटा जी को यदि आप रिलेट कर लो तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देश की महारत्न कंपनियों में से एक है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 1975 में स्थापना हुई और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं वर्ष कब मनाई गई? तो ये 13 अप्रैल को मनाई गई क्योंकि ये जो घटना थी ये थी 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा हुई थी तब जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इसमें हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई थी। देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन को मतलब 13 अप्रैल कभी एग्जाम में स्टैटिक फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या कहाँ की घटना है। कुछ एडिशनल तौर पर जैसे कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके लिए जो जांच समिति का गठन किया गया था, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी इसके लिए जिस जांच समिति का गठन किया गया था ना, इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसका नाम था हंटर समिति। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है कब? 14 अप्रैल को। इनका जो जन्म है 1891 में हुआ था। भीम जयंती के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाद में देश के पहले कानून मंत्री भी बने। दलितों और छुआछूत भेदभाव इन सभी के विरोध में इन्होंने कार्य भी किया है। 1990 में इन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। देखिए भारत का जब संविधान बन रहा था ना, तो संविधान बनाने के लिए, अच्छा बेसिक आप लोग पढ़े होंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान पूरा कंप्लीट बनने में। तो इसमें ना कुछ बड़ी और छोटी समितियां बनाई गई थी जिसमें से एक ड्राफ्ट कमेटी ड्राफ्ट या आप इसे प्रारूप समिति भी कह सकते हैं। तो इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, ये भीमराव अंबेडकर ही थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सदस्यीय
ये समिति थी, 7 सदस्य थी, 1+6। तो एक तो हो गए अध्यक्ष, 6 सदस्य में मैं आप लोगों को ट्रिक कई बार बता चुकी हूँ, आज आया डिस्कशन तो फिर से बता देती हूँ। MMSAAK क्या ट्रिक है? मित्र, मुंशी, सादुल्लाह, शादुल्लाह, ऐसे नहीं बताती। जो 6 सदस्य थे, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 6 मेंबर। ट्रिक है MMS, मित्र, मुंशी, शादुल्लाह, AAK ये ट्रिक है, आयंगर, अय्यर, खेतान। कितने मेंबर थे? 6। MMSAAK, मित्र, मुंशी, सादुल्ला, आयंगर, अय्यर, खेतान। बाद में मित्र की जगह कौन आ गए? माधवन, यानी कि M गए तो M आए, दोनों का नाम MM से है। लास्ट में खेतान है तो K गए और K आए, यानी कि खेतान गए और कृष्ण मचारी आ गए थे। ऐसे आप इसे बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लातूर में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का जो उद्घाटन किया गया है ना, ये भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा है। इसे आप रिलेट करेंगे। आगे चलते हैं। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी में चलेगी? तो ये चलने जा रही है हुगली नदी में। कहाँ चलेगी? तो ये कोलकाता में चलेगी। अभी बस इसका ट्रायल हुआ है, बस इस साल के अंत तक ये चला दी जाएगी। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की जुड़वा सुरंग में बना यह अंडर वाटर ट्रेन का ट्रैक 4.8 किलोमीटर है, जिसका अभी ट्रायल में कर दिया गया है और लंदन और पेरिस की तर्ज पर ये चलेगी। लंदन पेरिस आपको याद होगा, यूरोप के नक्शे में मैंने यहाँ यूके वाला नक्शा बताया है ना। तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, फिर यहाँ इंग्लिश चैनल है, यहाँ फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो सुविधा है वहाँ सेम उसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये पेरिस और लंदन की तर्ज पर बनने जा रही है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं चिनाब नदी की, चिनाब नदी से आप क्या रिलेट कर सकते हो? जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहीं बनकर के तैयार हुआ है। फल्गु नदी पर यदि आप रिलेट करोगे तो कुछ समय पहले ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है बिहार में, गयाजी डैम इसका नाम है। नर्मदा नदी पर रिलेट करोगे तो खंडवा नदी पर, देखो खंडवा नदी, माफ कीजिएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये खंडवा में नर्मदा नदी पर ही बनने जा रहा है। खंडवा ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे चलते हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अभी जो सर्वे जारी किया ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, इसने बताया है कि पूरे 28 राज्य और 2 UT केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 इसके जो मुख्यमंत्री है करोड़पति है ना। कौन एक करोड़पति नहीं, आगे बताऊंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अमीर है, 510 करोड़ की संपत्ति है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, इनके पास 163 की संपत्ति, 163 करोड़ की। तो सबसे अमीर जगन मोहन रेड्डी, सबसे गरीब, गरीब नहीं कह सकते, सबसे कम संपत्ति, 1 करोड़ से भी कम, 15 लाख की संपत्ति ममता बनर्जी के पास बताई गई है। तो 30 मुख्यमंत्रियों में से समझिए 29 करोड़पति हैं और एक इसमें लखपति हैं, 15 लाख। अपनी दीदी नहीं भाई, पश्चिम बंगाल की दीदी है ममता बनर्जी, सबसे कम आप कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। अच्छा, जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार मिल चुका है। आगे चलते हैं। किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडौरी की गोंड पेंटिंग है, ग्वालियर की कालीन है और उज्जैन का बाटिक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो देखो ये तीनों ही प्रोडक्ट आपके मध्य प्रदेश वाले एरिया से रिलेटेड हो जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में आपको याद होगा मैंने मुरैना की गजक आप लोगों को पढ़ाई थी, यहाँ रीवा का सुंदरजा आम पढ़ाया था जिसे GI टैग मिला। तो 3 और प्रोडक्ट याद कर लो। उज्जैन की लोकेशन यही कहीं है, ये है। तो उज्जैन का कौन सा? बाटिक प्रिंट, बाटिक प्रिंट ना ये कुछ इस तरह से होता है, ये उज्जैन वाला बाटिक प्रिंट है। फिर क्या है? ग्वालियर की कालीन, तो ये है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। बैकग्राउंड में बागेश्वर वाले बाबा चल रहे हैं भाई, यदि आवाज़ आ रही होगी तो, वैसे उतनी नहीं आ रही होगी। ग्वालियर है ना। ये पेंटिंग आपकी हो गई उज्जैन की, उज्जैन की बाटिक प्रिंट है ये।
नहीं नहीं, कालीन मैंने गलत बता दी, ऊपर नीचे हो गया ये है ग्वालियर का, नीचे जो है ना ये ग्वालियर की कालीन है, ग्वालियर। और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका डिंडौरी का हो जाएगा, गोंड पेंटिंग। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को जीआई टैग रिसेंटली दे दिया गया है। अब ये देखिए डिंडौरी, यहीं पर लिख भी देती हूँ, गोंड प्रिंट। और ग्वालियर कहाँ गया, ग्वालियर 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 कालीन, ग्वालियर की लोकेशन यहीं कहीं है, हाँ कालीन। अभी इस समय हम जीआई टैग ही पढ़ रहे हैं, कई बार बता चुकी हूँ भाई कि 2004 में पहला जीआई टैग मिला। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे मिला था, दार्जिलिंग की चाय को। 2022 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं, केरल को मिले हैं, 10 साल के लिए वैलिड रहता है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 1 नवंबर, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। रिसेंटली मध्य प्रदेश की जो योजना चर्चे में है ये लाडली बहना योजना चर्चे में है। इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना भी यहाँ की सरकार लॉन्च कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, इन्हें जीआई टैग मिला है। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय जिसे यूरोपीय यूनियन ने जीआई टैग दिया है। जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग रिलेट कर सकते हो जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से यदि रिलेट करोगे तो छत्तीसगढ़ में नागरी दुबराज चावल, फिर बिहार वाले क्षेत्र से मिर्चा चावल, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो अभी मैंने खंडवा का डिस्कशन किया था ना, ये देखो ये है खंडवा की लोकेशन। आगे चलते हैं, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है, तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिलीज की गई है। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन ने प्रगति तो की है लेकिन अभी भी ये ऑफ ट्रैक है और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से कम है। ये क्या है, देखो जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है तो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि भारत की सरकार और अन्य देशों की भी गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। भारत तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ई व्हीकल को प्रमोट कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की पहल भी है ना। तो कई देश हैं जो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में लाया जा सके, ताकि जो एवरेज टेम्परेचर है ये 1.5 तक कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो एरेना लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अबू धाबी में है। क्या भारत इसका सदस्य है? बिल्कुल है, 2009 में भारत इसका सदस्य बना था। अब देखिए कुछ संस्थाएं जो रिपोर्ट रिलीज करती है जो डायरेक्ट एग्जाम का पार्ट बनती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यदि मैं बात करूँ तो ये जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करती है, जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट में ना आइसलैंड टॉप पर है और इसमें भारत की रैंकिंग 135वीं हो जाएगी। ट्रांसपरेशन इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज किया जाता है। सबसे कम भ्रष्टाचारी देश यानी कि करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, भारत की रैंकिंग 85 है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है? प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें कि नॉर्वे टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग 150 हो जाएगी। ठीक है, हाँ एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा ना डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है। सवाल आप लोगों से ये है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में तो चलो नॉर्वे टॉप पर है, इंडिया की क्या रैंकिंग है? आंसर देंगे। आज अंतिम सवाल है, इसके बाद फिर रिविजन वाला है। बिहार खादी के हस्तशिल्प हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है। कुछ ज़्यादा इसमें डिस्कस करने को है नहीं। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा बनी थी। दीपिका पादुकोण अभी ऑस्कर के लिए रिप्रेजेंट इन्होंने किया था और फीफा की ट्रॉफी का भी अनावरण इन्होंने किया था। लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्रेया घोड़ावत ये सी चेंज क्लाइमेट पहल के लिए ये भारत की ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये लास्ट का प्रश्न रिवीजन के लिए रखा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि भारत में अब टाइगरों की संख्या 3167 है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर यह रिपोर्ट रिलीज की गई है। 2018 की तुलना में 200 बाघों की वृद्धि हुई है। लास्ट टाइम मैंने गलती से कह दिया था मृत्यु हुई है, ये वृद्धि है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखें आप। टाइगर डे, जो वर्ल्ड टाइगर डे है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। पूछा जाए टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? 53 है। 53rd कौन सा हो जाएगा? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का। कल मैंने पूछा था दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ये था हर्ट्जफील्ड जैक्सन अटलांटा।
9वें स्थान पर भारत का ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज का सवाल है, आईफोन निर्माता कंपनी है एप्पल इंक, इसने अपने भारत में पहला स्टोर ओपन किया है एप्पल बीकेसी, किस शहर में ओपन किया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम में कल्याणी मैम ऑफिशियल, जिसके लगभग 35,500 सब्सक्राइबर है, यही मैं ऑपरेट करती हूँ, एकमात्र मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, बाकी सब फर्जी हैं, तो इसे आप फॉलो कर ले डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।